विमेंस के ऊपर जो घरेलू तशद्दुद होता है उसके ऊपर बात करेंगे। इसके ऊपर बहुत कम बात क्यों होती है? हम इन ममालिक में भी आ जाते हैं, तो भी हम यहाँ आकर अपने ऊपर जो घरेलू तशद्दुद या डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होता है, उस पर बात नहीं करना चाहते, खामोश रहते हैं। आपको क्या लगता है सबसे पहली वजह क्या है इस खामोशी? शफ़क़, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है जो मैं बोलना चाहूँगी, जो हमारे कल्चर के अंदर मतलब रचा बसा है, और वो वर्ड है शेम। बहुत इम्पोर्टेंट ये वर्ड जो बताया शेम, जिसको बोलते हुए भी हम शेमफुल फील कर रहे होते हैं। मुझे बताएं कहाँ आपको सबसे ज़्यादा लगता है कि यहाँ की ख़वातीन सबसे ज़्यादा खौफ़ज़दा हैं? ख़वातीन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ से ताल्लुक़ रखती हैं, मैं कनाडा, यूएस, और मुझे बहुत हैरानगी हुई ये देखकर कि हाँ। ऐसी औरतें यहाँ पे भी हैं जो कि जिनमें ये कॉन्फिडेंस नहीं है और वो सहती हैं ज़ुल्म। बहुत सही आपने बात की क्योंकि अब हमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी है कि ये चीज़ जो पूरी ज़िंदगी को हमारी डैमेज कर देती है, तुम बहुत काली हो, तुम बहुत मोटी हो। मैंने तो एक बहुत खूबसूरत दुबली-पतली लड़की से शादी की थी। तुम देखो तुम किस तरह एक आटे की बोरी बन चुकी हो। तुम उसको उसके उसके फिज़िक्स के ऊपर इतना टॉर्चर करना यहाँ पर बाउंड्रीज़ की बात आनी बहुत ज़रूरी है कि बहुत किसी भी ज़बरदस्त, मैं ये जुमला कहना चाहती थी। तो आपकी इमोशनल हुदूद क्या है? क्योंकि अगर आप इस तरह पिस रही हैं, किसी कोई आपको इस तरह से इमोशनली अब्यूज़ कर रहा है और आप वो ले रही हैं, तो आपकी हदूद या इमोशनल बाउंड्रीज़ जो हैं, वो ही प्रॉपर नहीं है, और इस पे बहुत ज़्यादा जो है ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह तो आप किसी इस किस्म का इमोशनल अब्यूज़ किसी से भी लेंगी। हम अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं कामिला खान को। कामिला खान, खुशामदीद, आपने हमारे प्रोग्राम को जॉइन किया। अक्सर हमसे शिकायत होती है, आप सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस पे जब बात करते हैं तो विमेंस की डोमेस्टिक वायलेंस पे बात करते हैं, मेल्स के नहीं। अक्सर उसमें वायलेंस में जो शराकतदारी होती है, वो मियाँ के साथ बीवी की भी होती है। तो आप ये कैसे जज करती हैं? तो डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक डेफिनेशन है या स्कोप है वो बड़ा है। इसका कोई भी शिकार हो सकता है घर के अंदर, वो चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चे हों या आपके बुजुर्ग वहां पे रहते हों। तो ये तो अप्लाई तो सब पे होता है। ऐसी यानी एक्सपेक्टेशंस रखना घर के अंदर कि भाई जायज़ नाजायज़ जो भी है, मेरे बच्चे, मेरी बीवी या मेरा शौहर या मेरे वालिदैन या जो बुजुर्ग हैं, वो उनको ज़हनी दबाव का शिकार होना पड़े, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। आदाब, मैं हूं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। आज का प्रोग्राम बहुत खास प्रोग्राम है और एक सिलसिले की पहली कड़ी है जिसके हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त जो शोर मचा हुआ है और जिस जिस मौजू पर बात करने से लोग कतराते भी हैं, खौफ भी खाते हैं, और वो है घरेलू तशद्दुद, उसका हल, क्यों पैदा होता है ये तशद्दुद हमारे दरमियान में और क्यों परवान चढ़ रहा है। इस मौजू पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम बात करें, इसलिए हमने आज का ये प्रोग्राम तरतीब दिया है। और ये प्रोग्राम इस वक्त जो हम कर रहे हैं, इसमें हमारे साथ शामिल हैं, जिनकी मदद है, जिनकी रहनुमाई है, वो है पेनरिथ काउंसिल, जो कि सिडनी का एक बहुत ही खूबसूरत सबब है और जिसकी काउंसिल ने हमें ये सपोर्ट दी है कि हम इस मौजू के ऊपर बात करें। वजह, पेनरिथ एक ऐसा सबब है कि जहाँ पर बहुत यानी वो जहाँ तशद्दुद बहुत ज़्यादा ख़वातीन पे होता है, उसमें से एक सबब पेनरिथ है। इसीलिए पेनरिथ काउंसिल ने हमें कहा कि हम इस मौजू के ऊपर प्रोग्राम करें और ये प्रोग्राम फेस टू फेस 15 नवंबर 2025 पेनरिथ काउंसिल और सीएमआरसी की इश्तराक से होने जा रहा है 1 बजे। इसके लिए हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं। जब तक ये प्रोग्राम आप तक जाएगा, हो सकता है सीट्स फुल हो चुकी हों, तो हमने सोचा क्यों ना हम इस प्रोग्राम को आपके पास लेकर आएँ और इस सिलसिले की जो कड़ी है कि हम 15 नवंबर उसके बाद भी आपके सामने इस मसले के हल के लिए गुफ्तगू करेंगे। मेरे पास इस वक्त स्टूडियो में एक बहुत ही एक्सपर्ट शख्सियत मौजूद है, जो इन मसाइल पर उसके बाद जो रिएक्शन में जो हमारे अंदर
हमारे ज़हनी तौर पर, हमारे जिस्मानी तौर पर जो तब्दीली आती है, उसको कैसे रोका जाए या उसके ऊपर कैसे बात की जाए। मैं अपने स्टूडियो में दावत दूँगी इस वक़्त किरण अली को, जो कॉन्फिडेंस कोच भी हैं और लीडरशिप कोचिंग भी करती हैं, जिनके पास मेरे लिए तो लगता है कि हर मसले का हल मौजूद होता है। वो बहुत प्यार से, बहुत खूबसूरती के साथ हमारे ज़हन को नेगेटिव से पॉज़िटिव बना देती हैं। वेलकम करती हूँ अपने स्टूडियो में किरण को। किरण, खुशामदीद और बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके शो में इनविटेशन मुझे जो मिलती है आना, और इतने प्यारे टॉपिक्स होते हैं, इतने ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिन पे मेरा नहीं ख्याल कि इनफ बात हो रही है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर और इस टॉपिक के पे आपसे बात करूं और लोगों तक बहुत सारी मालूमात पहुंचाऊं। अच्छा, तो मैं, क्योंकि आप आ गई हैं स्टूडियो में, तो मैं इसका फ़ायदा भी उठा लूँ। किरण, बहुत सारी ख़वातीन जिनका ताल्लुक, क्योंकि आज हम उर्दू लैंग्वेज में प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वो ख़वातीन जो कि उर्दू समझती या बोलती हैं, उनके लिए जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कुछ पार्ट श्रीलंका का और ऑस्ट्रेलिया में जितनी भी कम्युनिटीज़ बसती हैं, उनको बहुत आसानी होगी कि हम मुख्तलिफ लैंग्वेजेज़ में इसके ऊपर प्रोग्राम करें, और इंग्लिश में भी इसका प्रोग्राम बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। ये जो वर्कशॉप हमारी हो रही है और ये जो हमारा सेमिनार होगा और प्रोग्राम होगा जो 15 नवंबर को है, उसमें यकीनन आपने बहुत कुछ तैयार किया है और उसमें आप बात करेंगे, लेकिन मैं चाह रही थी कि हमारा सिलसिला ये प्रोग्राम को शुरू हो जाए, हम आज बात करें और इससे जो सवालात निकलेंगे वो मैं चाहूँगी कि 15 नवंबर को और उसके बाद जब हम एक और शो करेंगे उसमें आप उनका जवाबात दें। पहला सवाल मैं आपसे बिल्कुल। यही करूँगी, यहीं से। किरण, आपने कहा इसके ऊपर बहुत कम बात होती है और ये जो नवंबर का महीना है, इसमें इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, यानी स्पेशली हम वुमेन्स के ऊपर जो घरेलू तशद्दुद होता है उसके ऊपर बात करेंगे। इसके ऊपर बहुत कम बात क्यों होती है? हम इन ममालिक में भी आ जाते हैं, तो भी हम यहाँ आकर अपने ऊपर जो घरेलू तशद्दुद या डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होता है, उस पर बात नहीं करना चाहते, खामोश रहते हैं। आपको क्या लगता है सबसे पहली वजह क्या है इस खामोशी की? शफक, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैं बोलना चाहूंगी, जो हमारे कल्चर के अंदर मतलब रचा बसा है, और वो वर्ड है शेम, शर्मिंदगी। हम बहुत ज्यादा जो है ना, हमें शुरू से ही हर छोटी बात पर, हर हमारे ऐसे हमारे कोई भी किस्म की का बिहेवियर है जो कि पसंद नहीं किया जाता, हमें शेम बहुत मिलती है। और वही शेम जो है वो हमें अपने आप को छुपाने पे मजबूर करती है, अपनी बातें छुपाने पे मजबूर करती है। हमें लगता है कि अगर हम ये बातें बताएंगे तो हमें लोग बुरी नजरों से, जजमेंट की नजरों से, या ताज्जुब से, या ऐसी नजरों से देखेंगे जिसकी हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है। तो इस शेम का जो वर्ड है ना, इस पे बहुत बात हो सकती है, और इसी वजह से जो औरतें तशद्दुद का शिकार होती हैं वो सामने नहीं आना चाहती, वो अपने साथ जो हुआ वो शेयर नहीं करना चाहती, और जब वो इस तरह की डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहती, तो हम इसको आगे लेके कैसे जाएंगे? तो इस वजह से मेरे ख्याल है कि क्योंकि टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर हमारे अंदर शेम बहुत मौजूद है, तो हम अवॉइड करते हैं ऐसे टॉपिक्स। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड जो बताया शेम, जिसको बोलते हुए भी हम शेमफुल फील कर रहे होते हैं। इस एहसास शेम से, शर्मिंदगी से आप एज अ कॉन्फिडेंस कोच कैसे निकाल सकती हैं किसी भी औरत को? ये तो आपने ऐसा सवाल, भारी भरकम किस्म का सवाल कर लिया है शफा। क्यों? इसके लिए ये जानना जरूरी है ना कि शेम हमारे अंदर आई कैसे, हमारे कल्चर के अंदर आई कैसे। बिल्कुल। ये लर्नेड बिहेवियर कहलाता है शफा। ये आपके अंदर कंडीशनिंग हुई हुई होती है, सही है ना? जब आप छोटे हैं और आपने किसी किस्म के कपड़े पहन लिए, किसी ने आपको कहा ये कैसे कपड़े पहने हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, चेंज कर आओ, दिमाग में आया कि ये चीज गलत है। इस तरह का बिहेवियर जो है वो हमारे औरतों के ऊपर, स्पेशली जो हमारी कम्युनिटीज हैं, कैल्ड कम्युनिटीज, मल्टीकल्चरल इमिग्रेंट कम्युनिटीज, हम बचपन से सहते आए हैं इस तरह के जुमले, इस तरह की का सलूक, और उसकी वजह से हमारे अंदर साइकोलॉजिकली जो है ना डेवलप हो जाता है इस शेम का एलिमेंट कि जी मैंने शर्मिंदा होना है अपने
जैसी मैं दिखती हूँ, जैसे जैसे मैंने कपड़े पहने हुए हैं, या जैसा मेरे साथ हुआ, या जो मेरा साथ सलूक किसी ने किया, तो मुझे उस पर शर्मिंदा रहना है। तो ये साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है, जो कि आपके अंदर बहुत डीपली इंग्रेन्ड होती है कि ये हुआ क्यों, सही है ना। और जब ये किसी के अंदर ये चीज हो जाती है, ये उसके दिमाग में ये बिलीफ जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है बैठ जाता है, तो सबसे पहला स्टेप यही है कि किसी को ये बताना कि ये इन बातों में शर्मिंदगी नहीं है, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ बदसलूकी हुई है तो जिसने बदसलूकी की है उसको शर्मिंदा होने की जरूरत है, उस पे आप फिंगर पॉइंटिंग करें, उसको बोलें कि तुमने गलत किया, बजाय इसके कि जिसके साथ वो बदसलूकी हुई। तो इसके लिए हमें कॉन्वर्सेशंस करना जरूरी है, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा औरतों को समझाना जरूरी है, इनके साथ बैठना, इनको कॉन्फिडेंस देना, इनको बताना कि वो गलत नहीं है, इनको बताना कि उनका कसूर नहीं था, अगर नहीं था तो, जो कभी कभार होता भी औरतों का कसूर बहुत सारे इंस्टेंसेस में, इस पे भी हम बात करेंगे, में कभी नहीं है, कभार उसमें उनको कसूर बता भी होता। उनका कसूर भी होता है। तो जब नहीं है और आपको समझ आ रही है कि इनके ऊपर इस बदसलूकी और इस शर्मिंदगी का के ऊपर जो इनके ऊपर डाला गया है लिबादा, उसकी वजह से अगर ये शर्मिंदा है, तो हमें पहले वो लिबादा हटाना है, हमें वो बैगेज जो वो कैरी कर रही है वो हटाना है। वहीं से जो है ना, उनमें जब वो कॉन्फिडेंस पैदा होता है तो वो इस बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से बात कर सकती हैं। और आपसे बेहतर ये कौन जानता होगा, आपने कितने साल गुजार दिए हैं इसी शेम से औरतों को, डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार औरतों को निकालने में। अच्छा, आपके पास यानी इस एहसास शेम से निकलने का हल मौजूद होता है, यानी आप उन औरतों को इस एहसास शेम से निकाल सकते हैं एज अ कॉन्फिडेंस कोच। शफक, सबसे पहले तो हीलिंग टेक्निक्स होती हैं बहुत सारी, क्योंकि आप इमोशंस जो होती है ना शफक, वो हमारे अंदर स्टोर हुई भी होती हैं। जब हमारे साथ कोई किसी किस्म की बदसलूकी करता है ना, तो हमारे अंदर जो किसी भी किस्म की इमोशन आती है ना, उसके जवाब में वो हमारी बॉडी के अंदर रह जाती है, सही है। तो बहुत सारी ऐसी थेरेपीज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, टेक्निक्स हैं, जो सबसे पहले तो इस इमोशन को आपकी बॉडी से बाहर निकालने में आपकी मदद करती है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक जो है वो सोमैटिक मूवमेंट्स है, जिसमें आप बाकायदा अपनी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स लेकर आते हैं, ताकि आपके अंदर से वो जो शेम अगर आपकी जिस्म के बॉडी के अंदर बैठ चुकी है, तो उसको आपने किस तरीके से रिलीज करना है। फिर एक बहुत बेहतरीन जो हम लोग जिसमें हम निकाल सकते हैं अपने अंदर से ये मौजूद है। और इसमें जो है ना, मैं आपको एक टेक्निक फॉर इंस्टेंस बताती हूँ, जो देख के मुझे बड़ा मजा आया, कि थपकी देना जो है ना, अपने आप को इस तरह से थपकी देना, ये मैंने अंग्रेजों से सीखी है। सोमैटिक एक वो है, तरीका है, इसमें आप अपने आप को ऐसे करके दिलासे दिलाते हो कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और ये बात, ये जो दिलासा है, ये थपकी जो है, ये एज मदर हमने अपने बच्चों को दी हुई है, सही है ना। और हम अपने आप को भी इस तरह से कितना ज्यादा इस तरह से अपने आप को दिलासे देते हैं, या इस तरह से अपने आप को बताते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो ये इसी तरह से ना वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर प्रॉपर मूवमेंट्स डेवलप हो गई हैं। तो एक छोटी सी मैंने एग्जांपल दी, जो कि ये रिलीज में आपको हेल्प करती हैं। इसके लिए आपको किसी किस्म की बात करने की जरूरत नहीं है, किसी किस्म की वापस उस मेमोरी में जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल ये मूवमेंट्स करके अपनी उस शेम को रिलीज कर सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। कितनी जबरदस्त बात है। अच्छा, ये लोग इस बात से डरते हैं कि ये टेक्निक सीख लेंगे तो हमें उसका कितना टाइम लगेगा, पता नहीं हम सीख पाएंगे कि नहीं पाएंगे, और कितना पैसा खर्च होगा। क्या ये टेक्निक्स या ये ट्रेनिंग्स अफोर्डेबल हैं आम औरतों के लिए? देखिए, बहुत कुछ एक्सेसिबल है और बिल्कुल अफोर्डेबल भी है। प्रॉब्लम ये आती है कि आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम का हल किसी के पास नहीं है, आप जाना ही नहीं चाहते, और अगर है भी तो आप डरते हैं कि मैं किसी को बताऊंगी तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, ये मुझे इसके बारे में बात करना डिफिकल्ट है, दोबारा मुझे जो है वो कैफियत में आना डिफिकल्ट है, मुझे सोचना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में इट्स नॉट, अफोर्डेबिलिटी एक चीज है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी से पहले जो आपके अंदर एक रेजिस्टेंस या स्ट्रगल है ना टू इवन डू द वर्क, उसको हमारी कम्युनिटी के अंदर से रिमूव करने की बहुत जरूरत है। वेस्टर्न वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम इतनी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ हम कहते हैं टैबू है ये बहुत ज्यादा, कि जी मैं क्यों इस पे काम करूं, क्या मैं पागल हूं, क्यों मैं अपने मैं थेरेपी करूं, या क्यों मैं काउंसलिंग में जाऊं। तो अगर आपके पास पैसा भी है
तब भी आप अवॉइड करते हैं इस तरह का काम। तो मुझे लगता है कि अगर आपको इसकी वैल्यू पता लग जाए ना, वही खवातीन जो है वो शॉपिंग करेंगी जाके तो $300-400 वो बहुत आराम से खर्च कर देंगी एक अच्छे ब्रांडेड ड्रेस पर। आका नूर जाएंगी, कहीं जाएंगी। लेकिन यही चीज जब आप कहेंगे कि नहीं आप इस तरह की थेरेपी पे $100-200 खर्च करें तो उनको बहुत महंगा लगता है। तो क्या वो महंगा है या आपके लिए उसकी वैल्यू इतनी नहीं है? बहुत सही आपने बात की, क्योंकि अब हमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी है कि ये चीज़ जो पूरी ज़िंदगी को हमारी डैमेज कर देती है, ना सिर्फ हमारी बल्कि हमारे साथ एफिलेटेड जितने भी लोग हैं, उन सब की ज़िंदगियाँ इस वजह से मुतासिर हो रही हैं। हम आपसे करेंगे कुछ और सवाल, लेकिन लेते हैं हम एक छोटा-सा ब्रेक और आपके लिए एक और गेस्ट को भी इनवाइट करेंगे। शुक्रिया। वेलकम बैक। बहुत ही अहम मौजू पे गुफ्तगू हो रही है, एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन। किरण, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने कहा कि ये इसकी थेरेपीज भी मौजूद हैं और आप जैसे लोग मौजूद हैं जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर आपको ये इस सर्विसेज लेनी है और आप कहीं पे भी किसी भी मुल्क या किसी भी शहर या किसी भी इलाके में घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम आपकी तमाम इंफॉर्मेशन को, आपके नाम को सीक़े राज में रखेंगे और हम आपको पहुंचा सकते हैं थेरेपिस्ट के पास जिसका नाम है किरण। किरण, मुझे बताएं कि जब आपको क्या लगता है, जब आपको डोमेस्टिक वायलेंस हमारी खवातीन फेस कर रही होती हैं, किसको बताना चाहिए जो आपको ये ना एहसास दिलाए कि ये एक शेमफुल एक्ट है और आपको बहुत शेम फील होगा अगर आप ये शेयर करेंगी? कौन होता है राइट पर्सन? देखिए, नॉर्मली इस तरह की कोई जब चीज़ होती है तो औरतें चाहती हैं कि उनको ऐसे कोई फ्रेंड्स हों जो कि इस बारे में उनसे वो बात कर सकें और अपने दिल का हाल शेयर कर सकें। प्रॉब्लम ये आती है कि कभी-कभार फ्रेंड्स भी इक्विप्ड नहीं होती इस तरह की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में, सॉल्व करने में। तो शायद आपको लगता है कि शायद अगर मैं किसी दोस्त से बात कर लूँगी तो वो तो मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन मेरे ख़्याल में मेरी ओपिनियन ये है कि आपको ऐसे इदारे या ऐसे लोगों के पास जाना ज़रूरी है जो प्रोफ़ेशनल्स हैं और जो ट्रेन्ड हैं इस तरह की प्रॉब्लम को हैंडल करने में। आपको लगता होगा कि जी ये किस तरह मैं क्यों जाऊँ, मैं इनको जानती नहीं हूँ, ये क्या करेंगे, ये क्या पूछेंगे? ऐसे लोग जैसे आप जैसे लोग शफ़क़ जिनका सालों का एक्सपीरियंस है, कितने अब तो 10-15 साल तो हो गए हैं शफ़क़ आपको ये हैंडल करते हुए। बिल्कुल, इतना बिल्कुल एक्सपीरियंस ऐसे ही आप है। जब रखती हैं तो आप बहुत आसानी से अब मुश्किल से मुश्किल तरीन आपने प्रॉब्लम्स औरतों के इस तरह के हेल्प करी है उनकी और सॉल्व करवाए हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप जानती हैं, अवेयरनेस है आप में, तो आप सबसे पहले ऐसे लोगों के पास जाएँ जो इस चीज़ में ट्रेन्ड हैं ताकि वो आपकी बेहतर तरीके से हेल्प कर सकें। हुँ। मैं तो ये भी देखती हूँ कि फ़ेसबुक पे लिख रही होती है एनोनिमस जाके मेरा ये मसला हाँ, है, मैं क्या करूँ? और वहाँ पे हर तरह की आपको सजेशंस मिल रही होती हैं जो कि कभी-कभार आपके फ़ायदे की भी नहीं होती। कुछ औरतें ये भी कह देती हैं बस चुप करके बैठी रहो, ऐसे ही सहो, तुम्हारे बच्चों के लिए तुम्हें कुछ बोलना नहीं चाहिए। और ये बहुत ही मेरे हिसाब से अच्छी एडवाइस नहीं है। स्पेशली अगर वो विक्टिम है और वो अब्यूज़ सह रही है, तो ये बिल्कुल अच्छी एडवाइस नहीं है। क्यों अच्छी एडवाइस नहीं है? क्योंकि एज़ अ मदर वो अपने बच्चों को ये एग्ज़ाम्पल उनको दे रही है कि तुम्हारे साथ अगर आगे जाके कुछ होगा तो तुमने सहना है, क्योंकि मैं सह रही हूँ। हाँ। और अपने बच्चों के लिए आप ऐसी मिसाल ना बनें जहाँ पर आप ज़ुल्म सहें, क्योंकि फिर आगे वो भी ज़ुल्म सहेंगी और वो भी इस बारे में कुछ नहीं कर पाएँगी। यानी ये एक सिलसिला दर सिलसिला दर सिलसिला है, जो जी, बिन्ते हव्वा जो है, जिसकी ज़ंजीरों में जकड़ी हुई है। मेरी एक नज़्म का एक शेर भी था इस तरह। अ, बिल्कुल। मुझे अब आपने एक बात कह दी और ये आपने ज़िक्र छेड़ दिया, और ये महीना भी ऐसा इम्पोर्टेंट है और हम ख़वातीन को उनकी इस सोच से भी बाहर निकालना चाह रहे हैं। आपने इतने मुख्तलिफ़ कल्चर की ख़वातीन की, मेल्स की भी आपने ट्रेनिंग की है। मुझे बताएँ, कहाँ आपको सबसे ज़्यादा लगता है कि यहाँ की ख़वातीन सबसे ज़्यादा खौफ़ज़दा हैं?
या इनके पास एतमाद की बहुत ज़्यादा कमी है? वो किस कल्चर, किस कंट्री की ख़वातीन में आपको ज़्यादा नज़र आया? मैं ख़वातीन के हवाले से स्पेशली ज़्यादा बात कर रही हूँ आपसे। शफ़क़, मुझे लगता ये था कि शायद हम साउथ एशियन कल्चर से हैं, तो हम बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं और हम कॉन्फिडेंस नहीं है हम में और हम नहीं बात कर सकते। लेकिन मुझे ये जान के बहुत हैरत हुई कि मैंने इतनी सारी ख़वातीन जो वेस्टर्न कंट्री से ताल्लुक़ रखती हैं, मैं कनाडा, यूएस, मतलब यहाँ तक कि जो मतलब यहाँ पे भी मैं ट्रेनिंग करती आई हूँ, सिर्फ़ ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं। और मुझे बहुत हैरानगी हुई ये देखकर कि हाँ। ऐसी औरतें यहाँ पे भी हैं जो कि जिनमें ये कॉन्फिडेंस नहीं है और वो सहती हैं ज़ुल्म और वो भी आवाज़ नहीं उठाती। तो मुझे लगता है ये वर्ल्ड ओवर ये प्रॉब्लम है, ये सिर्फ़ हमारी साउथ एशियन कम्युनिटीज़ में ये प्रॉब्लम नहीं है, फॉर अ नंबर ऑफ रीज़न्स, लेकिन ये हर जगह ये प्रॉब्लम पाई जाती है। अच्छा आप बताएँ कि अगर मतलब आप जब आपके पास अगर कोई इस तरह का केस आता है या इस तरह की ख़वातीन आती हैं और वो बहुत डरी-सहमी होती है, पहले तो आप हमें बताएँ रिज़ल्ट क्या कितनी परसेंटेज में आपके सामने रिज़ल्ट सामने आए हैं कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस भर जाता है? देखिए, अलग-अलग सिनेरियोज़ होते हैं, जब मेरे पास कोई खातून आती हैं, तो मैं घर तुड़वाने वाले काम नहीं करती कि वो जैसे ही आई हैं, मैं कहूँ बस छोड़ दो अपने शौहर को, देखना ये होता है वो चाहती क्या है। और कभी-कभार ऐसा भी होता है कि आप ज़बरदस्ती उन पर कोई फ़ैसला इम्पोज़ नहीं कर सकते। तो हाँ। मेरी जो सर्विसेज़ हैं वो मैं मतलब ये नहीं कह सकती कि जी 100% सभी के साथ सबने छोड़ दिया। जो वो चाहती हैं, मेरा काम ये होता है कि उनको उस आउटकम तक पहुँचाना। एज़ अ कोच मैं कोई भी उनके ऊपर किसी भी किस्म का फ़ैसला जो है ना, वो ज़बरदस्ती इन्फोर्स नहीं कर सकती। मैं सिर्फ़ उनको डायरेक्शंस दे सकती हूँ और साथ में कॉन्फिडेंस दे सकती हूँ कि आप ये चीज़ें करें और ये आपके लिए बेहतर होंगी। आगे फ़ैसले उनके होते हैं। हाँ, जहाँ तक कॉन्फिडेंस की बात है, तो बहुत सारी प्यारी-प्यारी स्टोरीज़ हैं मेरे पास जिसमें वाक़ई औरतों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया। कुछ ने हुँ, ये किया कि उन्हीं सिनेरियोज़ में रहते हुए डोमेस्टिक अब्यूज़ था भी तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अपने करियर्स पे फ़ोकस किया, अपने काम पे फ़ोकस किया और उन्हीं घरानों में रहते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। क्योंकि वो चाहती यही थी, वो अपने शौहर को छोड़ना नहीं चाहती थीं, बच्चों की वजह से या जो भी उनके रीज़न्स थे, तो मैंने कभी भी पुश नहीं किया। जो उनका फ़ैसले थे, उसी के अंदर रहते-रहते जिस तरह का कॉन्फिडेंस की उनकी नीड थी, वो उनको प्रोवाइड किया। हुँ। अच्छा अगर मैं आपसे कोई टिप माँगूँ, जैसे कि मैं आपसे टिप माँगूँ कि एक लड़की है और उसके पास इतना हौसला नहीं है बात नहीं करने का कि वो ये कह सके कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और वो आपके पास आती है, तो आप उसको कैसे ट्रीट करती हैं? क्या टिप्स देती हैं कि वो जाके जो उसके ऊपर वायलेंस कर रहा है, उससे कह सकें कि तुम इस वायलेंस को स्टॉप कर दो? ओके। वैसे इसका जवाब तो आप मेरे से ज़्यादा मुझे लगता है आपके पास है, क्योंकि आपने इन रियल टाइम ऐसे बहुत सारे केसेज़ हैंडल किए हुए हैं। तो मैं एक छोटा-सा जवाब दूँगी, लेकिन मुझे हाँ, आपसे सुनना है, मैं बहुत क्यूरियस हूँ, आप मुझे क्या बताओगे? हुँ, मेरे हिसाब से एक चीज़ की कमी जो डोमेस्टिक वायलेंस की हर औरत के अंदर मौजूद होती है, मेरे एक्सपीरियंस में, वो है हाँ, सेफ्टी की कमी। दे हुँ, डोंट फील सेफ। उनको हुँ, लगता है कि हर जगह दुनिया उनकी दुश्मन है, हर हर जगह प्रॉब्लम है, क्योंकि हुँ, अंदर साइकोलॉजिकली वो अनसेफ फ़ील कर रही होती हैं। सबसे हुँ, पहला और इम्पोर्टेंट काम है उनको सेफ फ़ील कराना कि वो ट्रस्ट कर सकती हैं मुझे, मैं उनकी साइड पर हूँ, मैंने उनके साथ कुछ गलत नहीं करना, क्योंकि यूज़्ड टू है ना कि बदसलूकी होगी मेरे साथ। और हुँ, उसके लिए शुरू में मैं कभी भी टेक्निक्स नहीं सिखाती और कुछ बताती। सबसे पहले मेरा काम ये होता है कि मैं उनको सेफ्टी, सिक्योरिटी, कम्फ़र्ट प्रोवाइड करूँ और उनको थोड़ा-सा एक मतलब कि जो एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस में वो हैं, उसको जो है नॉर्मलाइज़ करूँ। हाँ, बहुत फिर इम्पोर्टेंट होता है ये। जी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आप मज़ीद टेक्निक्स पे बात करते हैं। जब भी आप इतनी एंग्ज़ायटी के अंदर हैं, तो कोई टेक्निक काम नहीं आएगी। टेक्निक्स तब काम आती है जब आप नॉर्मलाइज़ हो जाते हैं, जब आप सुकून में आ जाते हैं, फिर आप सीखते हैं टेक्निक्स। हुँ। अब मुझे आप बताएँ, आप क्या करती हैं? अच्छा बड़ा ही दिलचस्प सवाल है ये और आपने भी इसका जवाब दे दिया, उसी में मैं इसको ऐड करूँ। मैं समझती हूँ सबसे पहली चीज़ ये कि उस औरत को खुद ये पता हो कि उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। वो एक डिनायल फ़ेज़ में रहती है और हमारे पास जब पहुँचती है, वो उसकी स्टेजेस काफ़ी क्रॉस हो चुकी होती हैं। तो पहली चीज़ ये है कि वो अपने उस डिनायल फ़ेज़ से बाहर आए और पहचाने कि उसके साथ वायलेंस हो रहा है। दूसरी जी, चीज़ वायलेंस की बहुत सारी किस्में हैं। उसको ये पता हो कि उसके साथ किस किस्म का वायलेंस हो रहा है। जैसे फॉर जी, एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ जो एक केस में क्या कई केसेज़ हमारे पास हैं।
लेकिन जो केसेस होते हैं उसमें आपको पता है कि जवाब उसकी फैमिली की तरफ से या प्रेशर उसकी फैमिली और फ्रेंड्स की तरफ से क्या आता है, यार तुम्हें अच्छा खाना-पीना तो मिल रहा है ना, तुम्हें खर्चा पानी भी मिल रहा है, तुम्हें छत भी मिली हुई है, अब थोड़ा बहुत जो कुछ है उसे इग्नोर करो। यहाँ से हम क्या जज करते हैं, हम जज ये करते हैं कि उसके ऊपर जो वायलेंस हो रहा है वो या इमोशनल वायलेंस है या सेक्सुअली वायलेंस का शिकार हो रही है वो, क्योंकि फाइनेंशियली वायलेंस नहीं हो रहा क्योंकि वो उसे पैसे दे रहा है। तो इसका मतलब है कि उसको ये समझना होगा कि वो इमोशनली, वर्बली, फिजिकली वायलेंस का शिकार है। इसमें से किस वायलेंस का शिकार है? ये अक्सर होता है ना, छत तो दे रहे हैं ना, यानी आपके घर में आप एक पालतू कुत्ता भी रखते हैं अगर, तो खाना-पीना, छत आप उसे भी देते हैं। तो एक औरत में, एक वाइफ में, एक बहन में, एक बेटी में, एक जानवर से ज़रा थोड़ा-सा फ़र्क तो होना चाहिए, हालाँकि जानवरों के भी बहुत हुकूक होते हैं। तो मुझे लगता है कि पहले ये कि वो अपने डिनायल फेज़ से बाहर आए और उस बात को समझे कि उसके साथ वायलेंस हो रहा है। दूसरा, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वायलेंस की कौन-सी किस्म हो रही है, तभी वो आप या मेरे पास आएगी, तो हम उसका सद्दबाव कर सकेंगे ना। अब जैसे इमोशनल वायलेंस, ये बड़ा ही सीक्रेट किस्म का वायलेंस है। जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग उसके साथ हो रही थी, हमारा प्रोग्राम भी बड़ा अच्छा उसके ऊपर आया है। लेकिन इमोशनल वायलेंस जो होता है, वो यानी आप उसको अक्सर कई किस्म है, जैसे एक किस्म में आपको और मैं इसका जवाब आपसे लूँगी। बार-बार एक हस्बैंड की तरफ से ये कहना, तुम बहुत काली हो, तुम बहुत मोटी हो, मैंने तो एक बहुत खूबसूरत दुबली-पतली लड़की से शादी की थी, तुम देखो तुम किस तरह एक आटे की बोरी बन चुकी हो, तुम उसको उसके उसके फिज़िक्स के ऊपर इतना टॉर्चर करना, वैसे देखने में उसको खाना भी अच्छा खिला रहा है, वो कपड़े भी अच्छे पहन रही है, उसका घर भी शानदार है। मैं किरण आपसे पूछूँ, जो इस तरह के अब्यूसिव बिहेवियर में रहती, इस तरह के वायलेंस के शिकार हैं, आप ऐसी ख़वातीन का ट्रीटमेंट कैसे करेंगी? ओवर टू यू। देखिए यहाँ पर बाउंड्रीज़ की बात आनी बहुत ज़रूरी है कि बहुत किसी भी ज़बरदस्त, मैं ये जुमला कहना चाहती थी। अच्छा, तो उर्दू में क्या कहते हैं बाउंड्रीज़ को? अच्छा हुदूद। हुदूद, हुदूद ज़बरदस्त। तो आपकी इमोशनल हुदूद क्या है? क्योंकि अगर आप इस तरह पिस रही हैं, किसी कोई आपको इस तरह से इमोशनली अब्यूज़ कर रहा है और आप वो ले रही हैं, तो आपकी हदूद या इमोशनल बाउंड्रीज़ जो हैं, वो ही प्रॉपर नहीं है और इस पे बहुत ज़्यादा जो है ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह तो आप किसी इस किस्म का इमोशनल अब्यूज़ किसी से भी लेंगी और बहुत सी सारी औरतें फिर इस तरह का अब्यूज़ वर्क प्लेस पे भी ले रही होती हैं, अपने हाँ। फैमिलीज़ में भी ले रही होती हैं, सिर्फ़ वो शौहर तक महदूद नहीं होता। तो यहाँ पर यहाँ अंडरस्टैंडिंग और ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है कि बाउंड्री क्या है, वो आपके लिए क्यों ज़रूरी है और आपने उसको इम्प्लीमेंट किस तरह करना है। तो ये 2-3 जो सवाल हैं, उनके ऊपर बात करनी और उनको सिखाना, बताना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की, लेकिन इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम एक हो सकता है, हम ज़रूर करेंगे इसके ऊपर दोबारा बात कि आप अपनी बाउंड्रीज़ कैसे सेट करेंगी। लेकिन साथ में मैं अब आपको एक और खुशखबरी देती हूँ कि जहाँ एक कॉन्फिडेंस कोच ने, एक लीडरशिप कोचिंग करने वाली ने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, गाइडलाइन दे दी है। हम अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं कामिला खान को। कामिला खान, खुशामदीद, आपने हमारे प्रोग्राम को जॉइन किया। आप ऑस्पाक वुमेन एसोसिएशन की लीगल एडवाइज़र भी हैं और आप बड़े-बड़े काम कर रही हैं। परेशान हाल ख़वातीन के मसाइल का हल कामिला खान के पास मौजूद है। कामिला खान, आपसे मैं पहला सवाल यही करूँगी कि जो घरेलू तशद्दुद का शिकार ख़वातीन हैं, उनके, जैसे हमने उनके कॉन्फिडेंस पे अभी बात करी और नवंबर का महीना एलिमिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है और हमारा जो प्रोग्राम 15 नवंबर का है उसकी पहली कड़ी है। यकीनन आप उस दिन बहुत सारी एडवाइसेस करेंगी, पर ख़वातीन को अभी से आपसे आपसे पहचान करवा दूँ और वो अपने सवालात आप तक बता दें। पहले तो मैं अगर आपसे एक अपनी नॉलेज के लिए सवाल करूँ कि अगर आपके पास कोई खातून बड़ी मुश्किल से डोमेस्टिक वायलेंस का केस लेकर आ जाती है, तो ये जो हमारे यहाँ हमारी जो हम एशियन कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले स्पेशली पाकिस्तान, हिंदुस्तान के लोग हैं, अ, वो चारों तरफ से आप तक पहुँच जाते हैं और वो कहते हैं ये खातून झूठ बोल रही है और इसका केस ना लें, एक प्रेशर आने लगता है। आप उस प्रेशर प्रेशर को कैसे बर्दाश्त करती हैं? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि अक्सर हमसे शिकायत होती है, आप सिर्फ़
डोमेस्टिक वायलेंस पे जब बात करते हैं तो विमेंस की डोमेस्टिक वायलेंस पे बात करते हैं, मेल्स के नहीं। अक्सर उसमें वायलेंस में जो शराकतदारी होती है वो मियाँ के साथ बीवी की भी होती है। तो आप ये कैसे जज करती हैं कि जनाब ये सिर्फ यही नहीं है, इसकी जिम्मेदार वो मर्द भी है? क्योंकि केस रजिस्टर करने से पहले, कोर्ट में जाने से पहले यकीनन आप ये फेस करती हैं। मुझे लग रहा है मुश्किल है मेरे सवालात, लेकिन मैं चाहती हूँ इस पे भी बात हो। जी। थैंक यू सो मच शफक। सबसे पहले तो मुझे इस प्रोग्राम में लेने का बहुत शुक्रिया किरण, आपका भी। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस का वर्ड जब भी आता है तो हमारे जहन में फौरन ही खवातीन आ जाती हैं, जबकि अगर मैं एज लीगली अगर देखूं या मैं अपनी फील्ड की बात करूं तो डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो डोमेस्टिक मीन्स के घर के अंदर जो भी है उसमें खातून भी है, उसमें मर्द भी है, उसमें बच्चा भी हो सकता है, उसमें बूढ़ा एल्डर पर्सन भी आ सकता है। तो डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक डेफिनेशन है या स्कोप है वो बड़ा है, ठीक है। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे कि ज्यादा केसेस हम देखते हैं कि वो बच्चे या खवातीन वल्नरेबल हैं हमारी सोसाइटी में, तो इसलिए हम लोग ज्यादातर जब डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो वो लोग ज्यादा फोकस होते हैं या उनके साथ ज्यादा रिलेट किया जाता है डोमेस्टिक वायलेंस। लेकिन जैसे आपने खुद ही कहा कि इसका कोई भी शिकार हो सकता है घर के अंदर, वो चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चे हों या आपके बुजुर्ग वहां पे रहते हों। तो ये तो अप्लाई तो सब पे होता है। एक तो ये बात है। आपका सॉरी क्वेश्चन बहुत लंबा था। मैं सबसे पहले चाह रही थी कि डोमेस्टिक वायलेंस को जरा क्लियर करूं कि सही किया इसकी आपने, बिल्कुल सही किया। तो हम बहुत छोटे पर्सपेक्टिव में देखते हैं, ये बहुत ब्रॉडर है। और डोमेस्टिक होम में जो भी लोग हैं आपके वो उसमें आते हैं, और वो आपको पता है फैमिली में मर्द औरत बच्चे बूढ़े सब होते हैं, और कोई भी वल्नरेबल है उस फैमिली के अंदर किसी भी वजह से, और वो अब्यूज हो रहा है या कंट्रोल हो रहा है। अच्छा, एक और जो दूसरी जो बात है, हमारे वायलेंस जब हम नाम सुनते हैं तो हमें लगता है जैसे बस यानी मार पिटाई या उसको जो है हाँ, हमने इस यानी पे भी बात की है कि उसकी कई किस्में होती हैं। हाँ जी, मतलब हमारे जहन में आता है कि बस वो मारा है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस है, जबकि आपका बेजा कंट्रोल चाहे वो बच्चों पे है, चाहे बीवी का मियाँ पे है या मियाँ का बीवी पे है, ऐसा कंट्रोल जो उनकी जो ग्रोथ है या उनकी जो मर्जी है या उनके काइंड ऑफ अब्यूज में वो चला जाता है, यानी टू मच कंट्रोल है या टू मच अब्यूज हो रहा है, या आप उसको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट घर के अंदर नहीं मिल रहा है। तो वो सारी इसमें किस्में जो है, ये जो मार पिटाई या यानी उसको हाथ उठाना, ये तो बिल्कुल एंड है उसकी, जो एक एक्सट्रीम एंड वाली एक डोमेस्टिक वायलेंस है कि आप इस हद तक एक्सट्रीम हो गए हैं, वायलेंट हो गए हैं कि आपने दूसरे पे हाथ उठा लिया। लेकिन फाइनेंशियल अब्यूज होना, दूसरे की मर्जी को कंट्रोल करना, किसी की चॉइस को कंट्रोल करना, और ऐसी यानी एक्सपेक्टेशंस रखना घर के अंदर कि भाई जायज नाजायज जो भी है, मेरे बच्चे, मेरी बीवी या मेरा शोहर या मेरे वालिदैन या जो बुजुर्ग हैं वो उसको उनको जहनी दबाव का शिकार होना पड़े, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। तो एक तो मैंने बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस की टर्म बड़ी है, दूसरा ये कि उसकी इकसाम क्या हो सकती हैं। तो हमारे जो खवातीन जिस स्टेज पे हमारे पास आती हैं वो बिल्कुल हमारे जो, क्योंकि ज़ाहिर बात है इतनी अवेयरनेस नहीं है, उनको यही नहीं पता होता कि उन पे ये वायलेंस, ये जो डीवी हम विक्टिम कहते हैं जिनको, ये स्टार्ट कब हुआ था। वो जब हमारे पास आती है वो ऐसी सिचुएशन में आती हैं, ये उस वक्त आती हैं जो वो मुझे लगता है कि एंड हो चुका होता है टीवी का, क्योंकि उस वक्त उनमें रिकंसिलिएशन कराना फैमिली के अंदर, उनके अंदर मुश्किल होता है। हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल एक्सट्रीम हद तक पहुंच चुके होते हैं। तो जैसे ही ये अवेयरनेस इसलिए भी जरूरी है, और आपका बहुत शुक्रिया कि ऐसे किस्म के प्रोग्रामों से लोगों को एटलीस्ट ये मैसेज जाना चाहिए कि ये बहुत स्मॉल चीज़ों से स्टार्ट होती है, और अगर इनिशियली ही रिजॉल्व हो जाए विद इन फैमिली तो उससे जो है पूरी फैमिली बच सकती है, ठीक है। और आपको पता है जब एक फैमिली टूटती है या
उसमें इंतशार आता है तो वो एक आदमी अफेक्ट नहीं होता, उसमें जितने भी लोग हैं और फिर उनके साथ पूरे और भी खानदान दोनों तरफ से इन्वॉल्व हो पूरे जाते दो हैं। खानदानों की, जैसे हमारे जो कल्चर है उसमें तो शायद एक मियाँ बीवी नहीं जुड़े हुए होते हैं, पूरे दो फैमिलीज और पूरे दो हाँ। खानदान का मिलाप होता है, तो सारे डिस्टर्ब होते हैं। तो इसलिए हमें पता ही नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस है क्या, ये शुरू कब हुआ। ये तो जो आखिर में बिल्कुल सेपरेशन पे जब आ जाती हैं कपल्स या फैमिलीज, या बिल्कुल मार पिटाई पे आ जाती हैं, तो वो एक्सट्रीम एंड है। तो खुदारा जो लोग इस चीज को देख रहे हैं कि वो कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे घर में, या उनको भेजा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एज अ माइग्रेंट्स हमारा वैसे भी सपोर्ट फैक्टर नेटवर्क बहुत कम है। यानी आपको पता है अगर हम अपने मुल्क देश में होते हैं तो अगर कोई मसला आ जाता है तो पेरेंट्स के साथ शेयर कर लेते हैं, या फैमिली मेंबर्स आके उस चीज को मिनिमाइज हो जाते हैं, उसके इफेक्ट्स डाइल्यूट हो जाता है। गली मोहल्ले में हम रह रहे होते हैं तो बहुत सी चीजें यहाँ पे फिर वो नेटवर्क सपोर्ट फैक्टर्स भी नहीं है, और घर के अंदर भी अगर ये मसले चल रहे हैं तो इसको फौरन आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, और उसको रिजॉल्व उस वक्त हो सकता है जब ये इनिशियल स्टेजेस पे होता है। जब ये मार पिटाई की स्टेज पे पहुंचता है और हमारे पास जब आता है तो उस वक्त यानी ये रिश्ता इस्लामी उसमें भी मैं बोलूँगी कि ये तो प्यार मोहब्बत का रिश्ता है। जो शादी का अगर हम बात करें, मियाँ बीवी की अगर बात करें, तो ये बहुत मोहब्बत का रिश्ता है, और इस्लाम ने इसमें बहुत ज़्यादा बार बार, यानी जितने भी अगर आप आलिम दीन को भी सुने तो ये जोर जबरदस्ती का रिश्ता है नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तो वो कॉन्सेप्ट क्या है कि वो बस जब बात है आपकी वही बात पे आती हूँ, तो उसमें ये होता है कि फिर ज़ाहिर बात है हमें लीगली असिस्ट करना पड़ता है, चाहे वो मर्द आता है चाहे औरत आती है। हमें समझ आती है कि अब वर्स्ट सिचुएशन है, स्टिल उसमें जो है हम लोग अपना रोल अदा करते हैं कि अगर इसमें रिकंसाइल हो सके। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो बहुत सारे सवालात मुझसे भी होते हैं, और अच्छा है कि ज़रा आप लोग बात, अब एक लीगल एडवाइज़र बात करेगा तो वो सही उसमें भी। ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट क्या होती है? और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का मतलब हार हो जाती है तस्लीम, या उसका फ़ायदा होता है? देखिए, ये तो बेसिकली जैसे मैंने कहा रिलेशनशिप का मैटर है, तो यहाँ के जो कोर्ट हैं उनका सारा प्रोसीजर बेसिकली वो प्रेफर करते हैं इस चीज़ को कि मेडिएशन हो। इसीलिए यहाँ का जो तरीक़ाकार है सेपरेशन का भी, तो 12 मंथ्स तक यू कैन नॉट अप्लाई फॉर डिवोर्स। 12 मंथ्स बहुत अच्छा टाइम होता है, दोनों कपल्स दोनों को मिल जाता है टाइम उसमें सोचने का कि क्या पता वो डिवोर्स अप्लाई करने से पहले हो सकता है रिकंसाइल कर लें उसके अंदर। और अगर वो डिवोर्स पे भी जाते हैं तब भी उनका जो है मेडिएशन का रास्ते यहाँ पे ज़्यादा, जो लीगल सिस्टम में हमारे इधर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि फैमिली और अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं उसके अंदर तो रेजोल्यूशन की तरफ उनको ले जाया जाता है, और मेडिएशन बाकायदा बच्चों की खातिर गवर्नमेंट काफ़ी असिस्ट करती है यहाँ पे फैमिलीज़ को कि आप लोग मिल के रहें, और अपने कोई अगर इश्यूज़ हैं तो उसके लिए एक्सपर्ट्स अपॉइंट करते हैं और उन दोनों के अंदर काउंसलिंग होती है। तो ये यहाँ पे सिस्टम है। अगर लेकिन बात वही है कि अवेयरनेस नहीं है, लोग इस चीज़ को सीख नहीं करते, इस तरफ नहीं जाते हैं। अदरवाइज़ गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा जो फैमिलीज़ के लिए जो है सेटअप, वो ज़्यादातर यही है कि बच्चे अगर हैं तो वो फैमिली अगर बच सकती है तो उसके लिए मैक्सिमम कोशिश करते हैं। और हम एज़ अ लॉयर्स, हमारे लिए डाइवोर्स यहाँ पे ज़ाहिर बात है एक एप्लीकेशन है, एक प्रोसीजर है, लेकिन ज़्यादा हमारी ट्रेनिंग में होता है कि अगर रेज़ोल्यूशन की तरफ ले जाया जा सके और एक फैमिली अगर रिकंसाइल करती है तो वो लीगल सिस्टम में उसकी ज़्यादा सपोर्ट और सिस्टम मौजूद है यहाँ पे। बहुत इम्पोर्टेंट, आपने बहुत अच्छा पॉइंट दे दिया, क्योंकि लोग ये समझते हैं जैसे हमारी जैसी एसोसिएशन है अफ़वाह काम कर रही है, या पहचान टीवी अवेयरनेस दे रही है, या किरण कॉन्फ्रेंस दे रही है, आप लीगल एडवाइस दे रहे हैं। लोग ये समझते हैं कि फिर इनके पास चले गए तो बस फिर तलाक ही होनी है। तो अक्सर ख़वातीन ज़्यादा तशद्दुद का शिकार इसलिए हो जाती हैं कि उनको रोका जाता है तशद्दुद के ज़रिए से, और वो फिर उसकी आदी हो जाती हैं और सोचती हैं, उनकी नस्लें तक बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन अगर किसी लीगल एडवाइज़र के पास जाएँगे
तो ये ज़रूरी नहीं है कि तलाक ही होगी या वो तलाक ही कराएँगे। कामिला खान ने आपको बता दिया, हो सकता है कि आपका आपकी सूरत-ए-हाल अच्छी हो जाए और आप उस खतरनाक सिनेरियो में जहाँ फँसी हुई हैं, उससे आप बाहर निकल आएँ। मेरा एक बहुत कीमती सवाल है और ये आखिरी सवाल है, फिर इंशाअल्लाह हम 15 को भी मिलेंगे और उसके बाद भी हमारा इसके ऊपर शो होगा। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूँ कि हम बहुत जल्द इसके ऊपर लाइव शो 15 से पहले करने वाले हैं। कामिला और किरण की इजाज़त से मैं डे और टाइम अभी अनाउंस कर दूँगी। कामिला, मेरा आपसे भी सवाल है, लेकिन किरण पहले मैं आपकी तरफ जंप करूँ। हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम पे। हम बात कर रहे हैं कि वो बेचारी किस तरह फँसी हुई होती हैं, उनके कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाना है। लेकिन मेरे जैसे लोग या वो लीडर्स या वो सोशल वर्कर्स या वो लीगल एडवाइज़र्स जो कि इन केसेस को सह रहे होते हैं, मतलब वो भी सह रहे होते हैं। जब उनके पास क्लाइंट आता है, उनकी बातें सुन-सुन के बाज़ दफ़ा हम लोग जो है ना, वो हमारा फ्यूज़ हो चुका होता है और हम अपनी ज़िंदगियों में वो हमारी जो एक्टिविटी होती है, वो मुतासिर हो रही होती है। हम ज़हनी तौर पर बहुत इमोशनली जो है, वो डाउन हो रहे होते हैं। ऐसे उन लीडर्स को भी जो कि हैं, उनको भी उसकी ज़रूरत होती है ट्रेनिंग की। आप क्या सजेस्ट करती हैं हम लीडर्स के लिए और कैसी ट्रेनिंग, क्या थेरेपी करनी चाहिए? सबसे पहले तो ये कि जब हम ये मेरा मैसेज भी है लीडर्स को और मैं ये बहुत ज़्यादा देखती हूँ क्योंकि मेरी ज़्यादातर कन्वर्सेशंस आप तो ग्राउंड वर्क कर रही होती है, मेरी ज़्यादातर कन्वर्सेशंस लीडर्स के साथ हैं। और लीडर्स के अंदर ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना मौजूद है कि दे आर सो इन्वेस्टेड इन अदर पीपल कि उनका सारा फोकस, तवज्जो, एनर्जी जो है वो दूसरों के लिए वो मखसूस कर देते हैं और अपने पे कम तवज्जो देते हैं। और ये मुझे लगता है कि सपोर्ट जितनी हम अभी इस वक़्त बात कर रहे हैं उन औरतों की जिनके साथ ये तशद्दुद हो रहा है, उतनी नहीं तो एट लीस्ट थोड़ी हद तक सपोर्ट जो है वो लीडर्स के लिए भी अवेलेबल होनी चाहिए, कन्वर्सेशंस होनी चाहिए कि किस हुँ, तरीके से आप जैसा एक सोशल वर्कर, कम्युनिटी लीडर अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी सब कुछ लगा रही है, अपनी फैमिली को उन्होंने टाइम कम देना है, खाने का पता नहीं होता कभी-कभार कि खाना सुबह बिल्कुल का वो सही खाया है। है, दोपहर का नहीं खाया, कभी-कभार रात देर तक जाग रहे होते हैं, कभी-कभार सुबह 6 बजे उठे हुए होते हैं, इतनी कन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ की अवेयरनेस के मैंने अपने आप पे भी ध्यान देना है, क्योंकि जितनी मेरे अंदर एनर्जी है, जितने मेरे अंदर हिम्मत है, हुँ, वही मुझे हेल्प करेगी दूसरों तक वो हेल्प पहुँचाने में। तो वो अवेयरनेस और वो एहसास जो है वो लीडर्स के अंदर इन्हीं कन्वर्सेशंस के थ्रू लाना बहुत ज़रूरी है कि यू मैटर, योर एनर्जी मैटर्स, योर वेल बीइंग मैटर्स एज़ वेल। आपने अपने को आपको देखना है, अपने लिए भी ये सारी टेक्नीक सीखनी है, सिर्फ़ ये नहीं कि बस इनको सिखा दो, इनको बता दो। मैं ये एग्ज़ाम्पल इस तरह से भी दूँगी कि जो पेशेंट होता है ना, उसको तो चलो हेल्प चाहिए, केयरर को भी चाहिए हेल्प, कि हाँ, उसकी भी बिल्कुल। कोई हेल्प करे, सही है? और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्लोज़ टू माय हार्ट है ये चीज़ क्योंकि मेरे वालिद अल्ज़ाइमर्स का शिकार हैं और मेरी वालिदा फुल टाइम उनकी हाँ, केयरर हैं। हम हाँ, जब उनसे बात करते हैं, हम वालिद का पूछते हैं। जब उनसे बात करते हैं कि वो कैसे हैं, उनका क्या हाँ, हुआ, उनकी दवाई उनको मिली हाँ, और मेरी वालिदा को भी ब्लड प्रेशर है, उनको भी डायबिटीज़ है, लेकिन दिमाग ही उस तरफ नहीं जाता क्योंकि वो हमें ठीक नज़र आती हैं। क्योंकि वो हर वक़्त हुँ, केयर केयर कर करने रही के हैं, किरदार जो में और वो रोल दे में रही नज़र हैं। हाँ, तो उनको भी पूछना कि आप गिवर ठीक हैं। हैं, आपकी हुँ, वेल-बीइंग आप कैसी हैं, आपकी तबीयत कैसी है? इसी तरह से कम्युनिटी लीडर्स जो केयरर्स हैं, आप लोग केयरर्स हैं। इन इन हुँ, तो उनसे ये सवाल करने, उनको इस तरह की टेक्निक्स बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ। तो आप उस दिन क्या हमें 15 नवंबर को टेक्निक्स बताएँगी कुछ? जी, टेक्निक्स मैं बहुत सारी बता सकती हूँ, हम पूरा शो कर सकते हैं। टेक्निक्स ये इतनी मेरे ख़्याल में ये सिर्फ़ बातों के मतलब कि ये ऐसी होती है जिन पे आपको बैठ के बहुत ज़्यादा मतलब एक तो ब्रीथिंग टेक्निक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने सुना भी होगा कि ब्रीथ करें हाँ, पॉज़ेज़ लें, ब्रीथ हाँ, करें। लेकिन वो सिर्फ़ स्टार्ट है, वो सबसे बेसिक तरीन टेक्निक्स हैं। इसके ऊपर जिन जिन टेक्निक्स पे मैं काम करती हूँ और ये बहुत ही बेहतरीन टेक्निक्स हैं, इनको कहते हैं आईएफएस इंटरनल फैमिली सिस्टम्स। हुँ, जिसके अंदर आपने बैठ के अपने आप से भी बात करनी है, अपने डिफरेंट पार्ट्स को भी जानना है, जो कि अपने आप पे ध्यान नहीं देते और सिर्फ़ दुनिया पे, दूसरे लोगों पे ध्यान देने पे मशगूल होते हैं। क्योंकि ये भी एक कोपिंग मैकेनिज़्म होता है, इसकी साइकोलॉजी है थोड़ी-सी कि ये भी हम अपनी प्रॉब्लम्स को पे क्यों नहीं ध्यान देना चाहते, दूसरों की क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि दूसरों की प्रॉब्लम्स जो हैं, उसमें अपने आप को फँसा के, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके, हमें अपनी प्रॉब्लम से दूर भागने का मौका मिल जाता है।
और हर लीडर एक इंसान भी है और हर लीडर की बेतहाशा प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन हाँ। उनको डील करने से बेहतर आसान ये है कि किसी और की हेल्प कर दो, क्योंकि जो खुशी आपको महसूस होगी वो आपको समझे एक बैंडेड का काम देती है। आप थोड़ी देर के लिए बहुत सुकून पा जाते हैं किसी और की मदद करके। हाँ, और लीडर्स जो होते हैं ना उनको ये तस्वीर किया जाता है इनके पास हर मसले का हल है। अगर मैं किसी से कहूँ भी कि मैं टेंशन में, तो मैं क्या, तुम तो बिल्कुल परफेक्ट हो। मैं आप तो यही सुपर सवाल आपके पास दूसरे अंदाज से लेकर आऊंगी कामिला। जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं, वो जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उनके लीगल राइट्स क्या हैं? क्योंकि उनको फिर थ्रेटनिंग मैसेजेस भी आते हैं, उनको प्रेशराइज भी किया जाता है फ्रेंड्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से, कि कोई केसेस उनके पास हैं कि उसको उसकी हेल्प करने को स्टॉप कर दें आप। आप क्या समझते हैं कि उनके राइट्स क्या हैं कि वो जो ये धमकी रिसीव करते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस करती हैं? देखिए, कोई किसी को धमका नहीं सकता, ये सबकी फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर कोई सही काम कर रहा है, अगर कोई वायलेशन कर रहा है, उसके लिए लॉज मौजूद हैं, यहाँ पे कानून मौजूद है उसको स्टॉप करने के लिए। अदरवाइज यहाँ पे कोई किसी को बेजा धमका नहीं सकता, कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता। और अगर ऐसा है तो वो यहाँ पे ये रेमेडीज हैं, आप पुलिस से बात कर सकते हैं, आप यहाँ पे जो कम्युनिटी वर्कर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन एज सच मेरा नहीं ख्याल कि इस सोसाइटी में कोई किसी को प्रेशराइज कर सकता है। सबके बड़ा यहाँ पे एक सिस्टम है जिसमें आप जो है उसमें हेल्प सीख कर सकते हैं उसके अंदर। लेकिन होते तो है ना, अगर कोई किसी ने रिसीव कर ली है धमकी, तो अब आप बताएं उसके लीगल राइट्स क्या हैं? पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं वो लोग। सबसे पहली बात यह है कि पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए कि मुझे धमकी या मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस को भी अगर आप इन्वॉल्व करें अपने प्रोग्राम्स में, ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पुलिस का बहुत अहम रोल है। और हमारे लोग जो हैं यहाँ, हमारी तरफ जो कॉन्सेप्ट है पुलिस का, वो ये है कि हम डरते हैं पुलिस से भी, जबकि पुलिस आपकी सेफ्टी के लिए होता है। तो मेरा ये भी रिकमेंडेशन होगी कि आप किसी वुमेन या मैन पुलिस को भी बुलाएं जो अपने थॉट्स शेयर करें, क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं, हमें पता है इतना कि वो सारा पब्लिक सेफ्टी के ऊपर होता है। तो हम हमारे शुरू से हमारे माइंडसेट, और खासकर हम अपने बच्चों को भी कहते हैं कि भाई पुलिस आ जाएगा, पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाएगा, ठीक है, उनको डरते हैं। जबकि बच्चे को बताना चाहिए कि आपको कहीं पे कोई मसला हो तो सबसे पहले पुलिस के पास जाएं आप। तो हम जो है गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब हम उन लोगों से खौफजदा कर रहे हैं पुलिस से। उन लोगों से डरते हैं जो हमारी सेफ्टी के लिए हैं। तो हम अपने बच्चों को भी डराते हैं और खुद भी पुलिस को देख के घबरा जाते हैं। जबकि सबसे पहले जो आपका कांटेक्ट पॉइंट होना चाहिए वो पुलिस स्टेशन और पुलिस हो, वो आपकी सेफ्टी के लिए है बेसिकली। हाँ, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छा लगा आप दोनों ने इतनी ये टैबू भी खूबसूरत। है हमारे कल्चरली, ये एक और मसला है। मसला ये है कि हाँ, हम जो है हिंदू सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है उसमें रह रहे हैं अभी तक। तो पुलिस, कचहरी, हाँ, वकील, हम इन लोगों को बुरा समझते हैं, भागते हैं। तो फिर आप देखें ना, वो सोसाइटी यहाँ पे जो पुलिस है वो आपकी सेफ्टी के लिए है, कोर्ट जो है वो आपकी चीज सही से आपकी चीजों को बिल्कुल। देने के लिए है, और जो है वो आपको सही से एडवाइस करने के लिए है। तो ये डरने वाली बिल्कुल भी तीनों चीजें नहीं है। तो हम इसलिए नहीं डर रहे हैं कि हमारे पास कामिला खान है, हमारे पास एक फीमेल लॉयर मौजूद है, क्योंकि अक्सर ये समझा जाता था ये शोबे सिर्फ मर्दों के लिए हैं। तो आप इस शोबे में आ गई हैं, तो हमारे लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमें आ गई है। थैंक यू सो मच। और हम इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे। 15 नवंबर को हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं। जो रिमेनिंग सीट्स रह गई हैं, आप हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं, अप्पा से या पहचान टीवी से। हम आपको ज़रूर बुलाएंगे, और उस हॉल के अंदर जो गुफ्तगू हो रही होगी, बड़ी पावरफुल गुफ्तगू, जो आपने जिसकी झलकी आपने अभी देख ली है, तो उससे आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। आखिर में किरण, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? और कामिला, आप क्या? मैं किरण आपसे पूछना चाहूंगी पहले। मेरा तो सिर्फ यही पैगाम है कि आप प्लीज इस डर से बाहर निकलें कि मेरी प्रॉब्लम का हल किसी के पास नहीं है, और मैं स्टक फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ और कहीं नहीं जा सकती। हर तरह की सोल्यूशन और हेल्प और हल मौजूद है, भले वो पुलिस हो, वो लीगल हो। प्लीज यूटिलाइज करें ये बहुत जरूरी है, आपकी वेलबींग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो जितना आप रीच आउट करेंगी उतना ही या करेंगे उतना ही आप फायदेमंद होंगे, आपकी जिंदगी में बेहतरी आएगी। प्लीज इस बात को समझें, और इस प्रोग्राम के थ्रू मेरा यही मैसेज है कि यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर योर सेल्फ। अपनी वैल्यू को समझें, और अगर आप किसी चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए सॉल्यूशंस ढूंढें और लोगों से बात करें। देयर इज हेल्प अवेलेबल, और उसके पास जाएं जिसके पास आपका सोल्यूशन मौजूद है। आपका कोई मैसेज क्या मिला? मैं बिल्कुल यही कहूंगी, जितनी भी फैमिलीज हैं, खासकर सब कॉन्टिनेंट फैमिलीज जो हैं, वो इस कंट्री में आके देखें। हम पूरा नहीं, एज इंडिविजुअल हम यहाँ पे, हमारे लिए बहुत मुश्किलात हैं, हम माइग्रेंट्स हैं, हमें इस बात को समझना चाहिए और मदद हासिल करनी चाहिए, जैसे किरण बता रही हैं। और इस मुल्क की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मदद करने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे आपको, चाहे वो आपकी वेल बीइंग है, आपका हेल्थ है, आपकी मेंटल वेल बीइंग है, आपके बच्चे हैं या फैमिली, खासकर ये जो इश्यूज हैं, फैमिली सपोर्ट नेटवर्क्स यहाँ पे, क्योंकि हमारी फैमिलीज हैं नहीं, तो हमें यहाँ की जो बनाए हुए सिस्टम है उसमें उनको आगाही होनी चाहिए और उधर मदद हासिल करनी चाहिए टाइमली, इससे पहले कि कोई फैमिली क्यों टूट जाए और आप बुरी तरह डैमेज जाए। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपका साथ रहा तो हम में से कोई औरत भी पिटती हुई रोती हुई नजर नहीं आएगी, बल्कि वो माशरे की सही तश्कील करेगी जो कि उसका फर्ज है, क्योंकि उसकी गोद से एक पूरी कौम को परवान चढ़ना है। हमारा स्लोगन है टुगेदर वी विल राइज। तो इंशाल्लाह मिलजुल के आगे बढ़ेंगे और इन मसाइल का हल हम सबके पास मौजूद है, लेकिन हमने इन मसले के ऊपर बात करनी है। अपना बहुत ख्याल रखें, देखते रहिए पहचान टीवी। खुदा हाफिज।